नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। साहित्यकारों और फिल्मकारों के बाद अब एक वैज्ञानिक ने भी अपना सम्मान लौटाने की घोषणा की है। देश में जारी तथाकथित सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ साइंटिस्ट पुष्पमित्र भार्गव ने पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात कही है। साथ ही भार्गव ने कहा कि देश की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे भारत पाकिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, कोई सरकार यह कैसे तय कर सकती है कि कोई क्या खाए और क्या पहने? इस तरह से तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास चल रहा है। धर्म की तानाशाही से खतरा पैदा हो गया है। गौरतलब है कि पहले ही कई फिल्मकारों सहित साहित्यकार भी राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कुछ वैज्ञानिकों ने क्यों कहा कि परमाणु बम से खतरनाक है देश में बढ़ती कट्टरता? क्या अवार्ड लौटाना मोदी विरोधियों की साजिश है? क्या अवार्ड लौटाने वाले पिछली सरकारों के दरबारी थे? क्या मोदी सरकार में विरोध की कोई सुनवाई नहीं हो रही? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पुरस्कार लौटाने वालों में अब साहित्यकारों के बाद फिल्मकारों और वैज्ञानिकों का नाम भी शुमार हो गया है। देश में बढ़ती तथाकथित कट्टरता और मोदी सरकार के कामकाज के विरोध में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग खुलकर सामने आ गया है। गवर्नमेंट जैसे काम कर रही है वो तो देश को ऐसी धर्म की डिक्टेटरशिप की तरफ ही ले जा रही है। हिंदुस्तान के आगे बढ़ने की क्षमता जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी और हम पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि देश को पहली बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। सवाल तो यह है कि क्या पुरस्कार लौटाकर विरोध दर्ज करने का यह तरीका सही है? आखिर देश के कुछ वैज्ञानिकों को क्यों लग रहा है कि देश में बढ़ती कट्टरता परमाणु बम से खतरनाक है? इतना बड़ा भ्रष्टाचार 10 वर्षों में हुआ, कितने बोले इनमें से? जब लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे थे तो तब अंतरात्मा की आवाज बहुत लोगों की नहीं बोली क्या? सरकार इस विरोध के पीछे भले ही अपने तर्क दे रही है, लेकिन जिस तरह से FTII के छात्रों की मांग को सरकार ने तवज्जो नहीं दी और मजबूरन उन्हें अपनी हड़ताल वापस करनी पड़ी, उसके बाद ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मोदी सरकार में विरोध की कोई सुनवाई नहीं? सारे जो उनको पुरस्कार मिले, अवार्ड्स मिले, उसको वापस कर रहे हैं। इससे चिंता होनी चाहिए। यहाँ चिंता होने की जगह उल्टा उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायत सुनना तो दूर, शिकायत करने वाले पर ही सरकार को गुस्सा है। 100 से ज्यादा वैज्ञानिक, फिल्मकार और साहित्यकार अपने अवार्ड वापस कर चुके हैं। मोदी सरकार भी अवार्ड लौटाने वालों की बात नहीं सुन रही। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में ये विवाद कितनी दूर तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन पूरे मामले ने सरकार और अवार्ड लौटाने वालों की मंशा पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। और इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शोभा ओझा, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अवनिजेश अवस्थी साहब हैं, RSS के विचारक, हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बलराम शुक्ला जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब हैं, राइटर हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। और डॉक्टर आरिफ अली वैज्ञानिक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैं राजनीतिक दल के नुमाइंदों का रुख करूं, उससे पहले मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब, आपसे ही चाहूंगा एक टिप्पणी इस पर। आखिर ये वैज्ञानिकों के अवार्ड लौटाने का क्या मतलब है? देखिए, इस वक्त देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो वैज्ञानिक हो, दानिश्वर हो, साहित्यकार हो, क्योंकि अगर भारत के 68 वर्षों की स्थितियों का जायजा लें तो इन 18 महीनों में स्थिति इतनी विस्फोटक हो चुकी है कि भारत का प्रत्येक नागरिक ये बात समझ रहा है कि ये देश कहां जा रहा है। आप ये देखिए कि हमारे वैज्ञानिक ने एक बात जो कही है वो बहुत खतरनाक है कि अगर ये हुकूमत रहती है तो देश का लोकतंत्र खतरे में है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। कैसे लोकतंत्र खतरे में है? मंटो की एक मशहूर कहानी याद आ रही है। साहब, एक बात मुझे बताइए। मैं मंटो ये जो विरोध किया जा रहा है, क्यों ना माना जाए जो मोदी विरोधी है उनकी साजिश है? कैसे आप सीधे लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं? देश में चुनी हुई सरकार चल रही है, बहुमत की सरकार है। देखिए,
जी देखिए, मैं बहुत छोटे तौर पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि देखिए, लेखक जो है, हमारा जो लेखक है, मैं एक लेखक के तौर पर अपनी बात रखना चाहूंगा। लेखक किसी धर्म का नहीं होता, लेकिन वो हर धर्म का सम्मान करता है। और जो प्रवृत्ति आ रही है, जिस तरह से 18 महीनों के अंदर मुझे लगता है कि शायद भाजपा या बीजेपी के तमाम लोग आरएसएस और ये सनातन धर्मी ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। चलिए मैं जवाब लेता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से। जबकि सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आप लोग देख नहीं पा रहे हैं कि इस देश में क्या हो रहा है? एक बुद्धिजीवी तबका ऐसा है जो बहुत ज्यादा आपसे नाराज है, और साहित्यकारों से बात आगे बढ़ के फिल्म मेकर्स तक पहुंची, और वैज्ञानिक भी ये राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने लगे हैं। लाइट कम कर दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है और वो उस दृष्टि से देखना चाहता है। साहित्यकार और कलाकार भावना प्रधान होते हैं, तो उनकी किसी न किसी विचारधारा के प्रति आसक्ति होती है, इसलिए वहां तो ये बात समझी जा सकती है। मगर वैज्ञानिक ये बात कहे तो बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, क्योंकि वैज्ञानिक तो बुद्धि प्रधान होता है, बुद्धि तटस्थ होती है, वो किसी विचार का समर्थन नहीं करती है। इसीलिए देखिए, इवन ब्रिटिश काल में भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, चाहे श्रीनिवास रामानुजन हो, चंद्रशेखर वेंकटरमन हो, एम विश्वेश्वरैया हो, क्या हमने कभी उनसे अपेक्षा की कि वो फ्रीडम मूवमेंट में क्यों नहीं शामिल थे? वो अपना कार्य तटस्थ भाव से कर रहे थे। हाँ, यहां पर मैं एक बात पुनः पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जो बात कही गई, कुछ लेखकों ने अप्रैल 2014 में अपील की थी कि मोदी सरकार को ना आने दे, उनके नाम देख लीजिए, और आज लौटाने वालों के नाम देख लीजिए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज का जो प्रकरण है, डॉक्टर पीएम भार्गव, 29 मार्च 2013 की आम आदमी पार्टी की प्रेस रिलीज देख लीजिए, जिसमें जेएम लिंगदो, जस्टिस कृष्णा अय्यर और एडमिरल रामदास के साथ डॉक्टर पीएम भार्गव का नाम है, जो पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो जो राजनीतिक खेमे में पहले से खड़े हुए हैं, यदि वह यह विषय उठा रहे हैं तो आश्चर्य, क्योंकि साइंटिस्ट तो कॉज एंड इफेक्ट से चलता है, और कॉज एंड इफेक्ट से चले तो भाई 1975 की इमरजेंसी के में कॉज में इफेक्ट नहीं दिखा, 84 के सिखों के दंगों में जवाब लेता हूं इसका, कश्मीरी हिंदुओं के पलायन में इफेक्ट नहीं दिखा, और असम में डेमोग्राफी बदल गई। मैं शोभा जी से इसका जवाब लेता हूं सुधांशु जी, और इस समय इफेक्ट दिख रहा है, थोड़ा आश्चर्यजनक। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिन वैज्ञानिक का जिक्र हो रहा है, पुष्पमित्र भार्गव, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए उनको जिस क्षेत्र में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, पद्म अवार्ड मिला था। शोभा जी, जरा मुझे यह बताइए, तमाम साहित्यकारों के लिए यह बात कही जा रही थी, फिल्म मेकर्स के लिए यह बात कही गई जब उन्होंने अपने पुरस्कार लौटाए कि वो वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, या फिर कुछ लोगों ने उन्हें पाखंडी भी कहा। अब वैज्ञानिक भी इसी श्रेणी में आ गए हैं। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि जो देश अपनी विभिन्नता के लिए जाना जाता था, जो देश की ताकत, उसकी अनेकता में एकता उसकी ताकत थी, आज पिछले 18 महीने में ये सरकार जब से आई है, लगातार हम देख रहे हैं कि वो सब गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व, एक विचारधारा को पुश करने वाले संगठन लगातार कहीं ना कहीं इस देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाति, धर्म, नाम, इवन अब तो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सोचेंगे, सब कुछ सरकार और बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा निर्णय लेगी। और जब उसका विरोध इस देश का हर वो नागरिक कर रहा है जो इस देश के लिए चिंतित है, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी गलती को न मानते हुए, अपनी कमजोरी को ना समझते हो, सरकार के नुमाइंदे और वो भी फाइनेंस मिनिस्टर जैसे व्यक्ति इन लेखकों का, इन साइंटिस्ट का, इन फिल्म मेकर्स का, ये आपकी बात है, आपकी सोच है ये शोभा जी, लेकिन मेरा सवाल इनसे है, अवनीश अवस्थी साहब से, आरएसएस क्या विचारक है, अगर मुट्ठी भर लोग कुछ काम कर रहे हैं, देश में कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या उससे पूरी सरकार को जोड़ देना ठीक है? दरअसल मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, देखिए सरकार शोभा जी सवाल मुझसे पूछा गया है, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक प्रॉक्सी वार चल रही है। जैसा कि सुधांशु जी ने बताया, उतना ही सच नहीं है, उससे भी ज्यादा बड़ा सच है कि यूआर अनंत मूर्ति नाम के एक लेखक थे जो अब नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। जिन लोगों को अपील की, साहित्यकारों को भी, वैज्ञानिकों को भी, किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में एक अपील करने का अधिकार है, और मैं उस अधिकार का सम्मान करता हूं। लेकिन उससे बड़ा सम्मान मैं ये करता हूं कि अगर देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से एक व्यक्ति को चुना है, तो फिर लोकतंत्र में आस्था रखने वालों को
उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कई दिनों से पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति की हत्या हुई अखलाक की दादरी में, सचमुच मुझे दुख हुआ। यह सिर्फ टीवी पे कहने का मतलब नहीं है, सचमुच दुख हुआ। लेकिन सफदर हाशमी की हत्या होती है साहिबाबाद के चौराहे पर 1 जनवरी के दिन नुक्कड़ नाटक करते हुए, कांग्रेस के गुंडों द्वारा होती है, सबको मालूम है। लेकिन कोई लेखक उसके विरोध में सम्मान नहीं लौटाता, पुरस्कार नहीं लौटाता, बल्कि क्या करता है, सहमत नाम की एक संस्था बनाता है, उसी कांग्रेस सरकार से लाखों रुपए का अनुदान भी लेता है। जवाब दीजिए। मतलब आप हैरत देखिए, मैं अशोक वाजपेयी, मैं एक छोटी सी बात और बता दूं। अशोक वाजपेयी जी 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई, 50,000 से ज्यादा लोग मर गए। उसके पश्चात उन्होंने वहां पर विश्व कविता महोत्सव मनाने की बात की और कहा कि मुर्दों के साथ कोई मर नहीं जाता, कविता चलती रहेगी, मरने वाले मरते रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा है कि कश्मीर को देश से अलग कर देना चाहिए, बहुत पैसा खर्च हो रहा है देश का। जो लेखक देश के बारे में ऐसी राय रखते हो, वे लेखक आज अचानक इतने संवेदनशील हो गए हैं। मेरे पास एक घटना नहीं है, दंतेवाड़ा में मारे गए लोग, कश्मीर में मारे गए, मुजफ्फरनगर में मारे गए, मलियाना में मारे गए, 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट हुए। मैं इसका जवाब जौकी साहब से देता हूं, राइटर है वो, मुशर्रफ आलम जौकी साहब है। जो बातें यहां पर अवस्थी जी कह रहे हैं, जरा मुझे इसका जवाब दीजिए। क्यों आपको लगता है कि अभी ही देश में इस तरह के हालात प्रॉक्सी वार है, अभूतपूर्व है? ये प्रॉक्सी वार है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि विरोध और विरोध के तकाजे अलग होते हैं। बिल्कुल। देश के 68 वर्षों एक सरकार हो तो कुछ और, दूसरा सरकार हो तो कुछ और। इंसाफी हुई है, लेखक सामने आए हैं। लेकिन 18 महीनों में, मैं पूरे 18 महीनों का जिक्र करना चाहूंगा, 18 महीनों का एक एक दिन भाजपा ने जिस तरह से देश की आवाम के नाम मृत्यु के पन्ने लिखे हैं, उससे आज का आम आदमी परेशान है। सिर्फ दादरी नहीं, सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं, सिर्फ हुआ भी नहीं का एपिसोड नहीं, बल्कि आम आदमी, वैज्ञानिक, और मुझे कहना पड़ता है कि ये पर लोग तो बीजेपी के थे, उसके पीछे मुजफ्फर ये के कहते पीछे कौन लोग थे? ये सफदर हाशमी, आरएसएस के लोग थे। सफदर हाशमी की हत्या किसने की थी? और मुझे ये कहते हुए सफदर हाशमी की हत्या किसने की थी? मुजफ्फरनगर को अंजाम देने के लिए आप सम्मान। शोभा जी जरा ये बताइए, सफदर हाशमी की हत्या किसने की थी? अच्छा सुनिए, एक मिनट, मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी से एक जवाब चाहिए। देखिए, मुजफ्फरनगर में जो हुआ, सफदर हाशमी पे भी तो जवाब दीजिए ना। मैं आऊंगा उस पर, उस सहमत नाम की संस्था। ठीक है, सवाल आपका जायज है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन एक बात बताइए, एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जरा ये बताइए, इस देश में ऐसा नहीं कि भाजपा की पहली बार सरकार बनी है, वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उस दौरान इस तरह से अवार्ड क्यों नहीं लौटाए गए? क्या आप लोगों के लिए सोचने का विषय नहीं है कि अब इस तरह की स्थिति क्यों नजर आ रही है? नहीं, मैं उसकी भी व्याख्या करता हूं। मैं पहले शोभा जी से कहना चाहता हूं, हमारे केंद्र में सरकार थी और प्रदेश में सपा की सरकार, अखलाक की हत्या हुई, दुखद हत्या थी। हमारी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने तत्काल रिपोर्ट तलब की और एडवाइजरी जारी की। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा दंगा हो गया, क्या तत्कालीन केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी? सुधांशु जी मुझे बताइए कि एडवाइजरी जारी की थी? नहीं। और आप देखिए ना, आपने कार्रवाई तो सांप्रदायिक जहर फैलाया कि नहीं फैलाया? वो सब वाद विवाद कोर्ट में चल रहा है। आप बताइए, आपकी सरकार ने क्या किया था? गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी? नहीं। अब दूसरे विषय पे आता हूं, जो अवस्थी भाई देखिए, गलत बात है अखिलेश जी, जब मैं नहीं करता, आप रुकवाइए, आप एंकर है। एक मिनट, सुधांशु जी को बोलने दीजिए। शोभा जी, गलत बात है, मुझे अपनी बात करने दीजिए। एक मिनट, शोभा जी मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बारी आएगी, अपनी बात रखिएगा। ऐसे में कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। हाँ, अब देखिए, मैं जो अवस्थी जी ने बात कही, मैं उसमें एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने यूआर अनंत मूर्ति का उल्लेख किया। आपको पता है, भले ही जो कुछ हुआ वो दुखद था, पर यूआर अनंत मूर्ति जी ने यह लिखा है कि मूर्तियों पर पेशाब करना चाहिए, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और उसी केरल में प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट दिए जाते हैं क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने एक प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न पूछा था जो प्रोफेट मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक था, तो इसलिए हाथ काट दिए गए। उसकी वो क्या है, किसी ने कोई चर्चा नहीं की। अनंत मूर्ति की बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो जब इतने डाइवर्जेंट पैमाने आप रखेंगे
तो क्या ये नजर नहीं आएगा कि आप न्याय की बात कर रहे हैं, शोभा आप जी, सम्मान जवाब की बात दीजिए। कर रहे हैं, आज विज्ञान की बात आई है। हाँ। मैं कहना चाहता हूं देखिए, कि जय किसान जय जवान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय विज्ञान हमारी सरकार ने जोड़ा। बिल्कुल नारा तो आपने दिया, लेकिन अगर वैज्ञानिक आहत है तो उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी। शोभा जी जवाब दीजिए। जुड़ी हुई विचारधारा अगर इस देश को जाति धर्म के नाम पे बांटना चाहती है, इस देश में क्या व्यक्ति क्या खाता है उस नाम पर कोहराम मचाना चाहती है, हत्याएं करना चाहती है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, मूक दर्शक बने रहते हैं, 14 दिन तक एक शब्द नहीं बोलते, जहां पूरा देश विचलित होता है कि दादरी में एक व्यक्ति को क्यों जलाया गया, क्यों मारा गया, मार के क्यों पीट के मारा गया, और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल चुप रहता है। उनके नहीं, लेकिन आप जब प्रधानमंत्री जवाब दे चुके हैं तभी तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए। अवस्थी साहब, मैं आता हूं आपके पास। शोभा जी आता हूं। अवस्थी जी अपनी बात रखिएगा। मेरे साथ प्रोफेसर बलराम शुक्ला भी यहाँ पर मौजूद है। शोभा जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैडम एक मिनट, कुछ और मेहमान भी हैं, जरा उनसे बात करने दीजिए। प्रोफेसर बलराम शुक्ला हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, आर्ट्स फैकल्टी में। बलराम जी जरा मुझे एक बात बताइए, ये जो सरकार वर्सेस सम्मान की लड़ाई चल रही है, क्या ये सही है? देखिए, जो बौद्धिक वर्ग होता है किसी भी समाज का, उसके लिए स्वाभाविक है कि वो असंतुष्ट रहे। वो चाहे किसी की भी सरकार हो, उसको असंतुष्ट रहना एक तरह से लाजिमी भी होता है, क्योंकि वो नुक्ताचीनी करता है, वो सरकार या एस्टेब्लिशमेंट में जो खामियां हैं उसको दिखाता है, देखता है सिस्टम में बैठे। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो जैसे मोमिन का एक शेर है, कमबख्त दिल को चैन नहीं है किसी तरह से उनको चैन नहीं आता है। ये स्वाभाविक है उनके लिए। लेकिन हमारे समाज में दिखाई पड़ता है एक तरह का सिलेक्टिविज्म। एक बार तो वो बिल्कुल चैन में रहते हैं, दूसरी जगह वो बहुत ज्यादा उतावले और पेचोताप में आ जाते हैं। इस तरह का जो सिलेक्टिविज्म है वो उनकी विद्वत्ता को कहीं न कहीं कमरंग करता है, क्योंकि कहा है कि विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन। विद्वत्ता और नृपता यानी राजनीति और विद्वत्ता में कहीं कोई मेल नहीं है, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजनीति तो अपने देश तक सीमित है, लेकिन इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है। उस बड़े क्षेत्र को अपनी महत्ता को नहीं समझते हुए राजनीति मात्र में अपने को सीमित कर देना, सिकोड़ देना एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन है। मैं इसका जवाब लेता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मुशर्रफ आलम ज़ौकी हैं, आप लेखक हैं। क्या आप लोग अपने आप को एक राजनीति के दायरे में सीमित करते जा रहे हैं सर, जो बलराम शुक्ला जी यहां पर बात कह रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, लगातार ये हमला होता रहा है कि राइटर किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। कभी कहा गया कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, कभी कहा गया कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राइटर किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम विचारों की बात करें तो राइटर कहीं ना कहीं जनवाद या प्रगतिशील इन दोनों तत्वों से जुड़ा हुआ है। और अगर कम्युनिस्ट पार्टी की मानसिकता में ये तत्व आते हैं, जनवाद के तत्व आते हैं या प्रगतिशीलता के तत्व आते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं और वो लोग भी हमारा सम्मान करते हैं। अब आती है बात, देखिए, दादरी को इशू ना बनाइए, सिर्फ बीफ को इशू ना बनाइए, मुसलमानों को इशू ना बनाइए। 18 वर्षों में हमारा देश वहां चला गया है जो 2000 में भी नहीं था, जो वाजपेयी के शासनकाल में भी नहीं था, जो बाबरी मस्जिद 18 महीने जिस समय ध्वस्त हुई उस समय भी नहीं था। इस वक्त इस 18 महीनों की सरकार में आप देखिए कि कैसा ऐसा क्या इमरजेंसी के वक्त भी नहीं था? रंगकर्मी अभिव्यक्ति की आजादी तब थी इमरजेंसी के दौरान, बल्कि वैज्ञानिक तक नहीं ज़ौकी साहब, इमरजेंसी के दौरान थी अभिव्यक्ति की आजादी जी, जब देश में इमरजेंसी लागू हुआ था। देखिए, इमरजेंसी के दौरान हमारा साहित्य भरा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि हमने क्या लिखा, विरोध के लौटाए कितने अलग होते हैं, सम्मान लौटाए कितने गए थे? लोगों ने सम्मान, हर बार विरोध के तकाजे अलग होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वो साफ दिख रहा है अलग तकाजे। सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी बात, आता अवस्थी जी आपके पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन आप लोग सरकार में हैं सर, और सरकार में जो होता है उसको सबकी सुननी पड़ती है। आप लोग एक तरीके से नुमाइंदे हैं। इस वक्त आपको जनता ने चुन कर भेजा है, और ऐसे भी कहते हैं कि जो वृक्ष फलदार होता है वो झुकता है। फिर ये सुनते क्यों नहीं है आप लोग इनकी?
देखिए, हम सरकार में हैं और पूरी जिम्मेदारी से हम इस विषय को हटाते हैं। अभी आपने मुझसे यह बात कही थी पिछली बार में, यह वैज्ञानिकों का विषय चल रहा है कि हमने सिर्फ जय विज्ञान कहा, ऐसा नहीं था। याद करिए 1995 में परमाणु विस्फोट नरसिम्हा राव सरकार हिम्मत नहीं कर पाई थी, 98 में हमने करके दिखाया था। हमने 1996 में कहा था कि हम आईटी को अलग मिनिस्ट्री बनाएंगे, करके दिखाया। और माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया के बाहर सबसे पहला ऑफिस 1999 में हमारे कार्यकाल में खोला। डिजिटल इंडिया की शुरुआत किसने की? मोदी जी ने की। चंद्रयान की शुरुआत किसने की? वो तो छोड़िए, मैं इन सबसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2007 में हम पुनः राष्ट्रपति बनाना चाहते थे और ये लोग विरोध में खड़े थे। और दुखद है कि 2007 वही समय है जब ये अफजल गुरु के समर्थन में तो दौड़ रहे थे क्षमा याचना के लिए। सुधांशु जी, आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसा कि आप गिनवा रहे हैं, तो सवाल यह है कि अगर एफटीआईआई के छात्र 140 दिन तक हड़ताल पर बैठे रहे तो उनसे कोई बातचीत क्यों नहीं की जाती है? कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकलता है? क्या असहिष्णु हम हो रहे हैं? और किसी सरकार का, चुनी सरकार का ऐसा चरित्र होना चाहिए? मैं इस पर बात करूंगा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। शोभा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। सरकार वर्सेस सम्मान की लड़ाई ने कई सवाल खड़े किए हैं और सवाल तो यह है कि जो विरोध किया जा रहा है, क्या यह सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है? क्या यह मोदी विरोधियों की साजिश है, या फिर सरकार में बैठे लोग सुन नहीं रहे हैं? जो विरोध की आवाज जो लोग ये बातें कह रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं कई खास मेहमानों के साथ। और अब हमारे साथ यहां पर डॉक्टर आरिफ अली भी जुड़ चुके हैं, वैज्ञानिक हैं। पहले तो आरिफ जी जो साहित्यकार हैं वो अवार्ड लौटा रहे थे, फिर फिल्मकार सामने आए, फिर वैज्ञानिक भी सामने आ गए। और आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने कह दी कि परमाणु बम से भी खतरनाक है देश में बढ़ती कट्टरता। क्या ये वैज्ञानिकों का काम है इस विषय में सोचना? देखिए, आप ये ठीक कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों का काम नहीं है पॉलिटिकल साइंसेज में जाना, लेकिन वैज्ञानिक जब इस स्तर पे पहुंच जाए कि अपने सबसे बड़े अवार्ड को, पद्म भूषण को, वो अगर वापस करना चाहे और अपना एक नाराजगी जताना चाहे कि जो देश में हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो देखिए साइंटिस्ट तो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, वो सच की तलाश में रहता है, सत्य को ढूंढता है, उसको खोजता है। और साइंटिस्ट एक ऐसी चीज है जो मार्स पे अगर मिसाइल या वो रॉकेट भेज रहा है, तो अगर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड भी अगर गलत हो तो वो सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। आजकल हम नैनो स्केल पे काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम जो फैसला करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं, उसमें बड़ी कंट्रोल्स लगाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल्स। और ये मैं समझता हूँ प्रोफेसर भार्गव का जो फैसला है, ये उन्होंने बहुत सोच समझ के किया होगा, क्योंकि वो बहुत ही वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं हमारे देश के, बहुत रिस्पेक्टेड हैं। तो अगर ये आप लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं? राजनीति का इसमें सवाल ही नहीं, राजनीति का तो इसमें सवाल ही नहीं है। जब आपका एग्जिस्टेंस, आपको हमेशा ये डर रहे कि हम सड़क पे चले जाएंगे तो जीवित वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे, जब देश की व्यवस्था ये हो, कानून का राज ना हो, तो ये तो देश की व्यवस्था से आप इसको कैसे जोड़ देते हैं? मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ही से एक सवाल है। दादरी में जो कुछ हुआ, इसको आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से जोड़कर क्यों नहीं देखते हैं इसे? देखिए, देश में वो जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उसमें आखिर कौन लोग आ गए जो डिफेंड करने वाले थे? उन लोगों को जिन्होंने लिंच किया, उनको डिफेंड कौन कर रहा था? सुधांशु त्रिवेदी जी, यहीं से सवाल खड़ा हो जाता है, आपकी मंशा को लेकर यहीं से सवाल खड़े हो जाते हैं कि इसके बाद आपके नेताओं ने जिस तरह के बयानात दिए, और खासतौर पर महेश शर्मा ने जैसे इसको हादसा बता दिया था। देखिए, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि साइंटिस्ट हवा में बात नहीं करता, फैक्ट पे बात करता है। दादरी की घटना के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्राथमिक रिपोर्ट दी है गृह मंत्रालय को, उसमें तो बीफ का उल्लेख ही नहीं किया है। उन्होंने कहा है वो डिटरमाइन ही नहीं कर पाए हैं कि वो कौन सा मांस था। तो भाई, जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है उनको तो उस फैक्ट पे जाना चाहिए। उन्होंने कहीं सांप्रदायिक हिंसा का उल्लेख ही नहीं किया है।
यहां तक कि उन्होंने दफा 302 का भी बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट है, जो कंक्रीट तथ्य, वो तो एक प्रकार से उसको हादसा बता रहा है। नहीं, लेकिन आपके नेता जो कुछ वहां जाकर वैज्ञानिक बन गए और वही महेश शर्मा वो मीट था का है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके कुछ नेता जो वहां पर जाकर वैज्ञानिक बन गए और वो फॉर्मूला लागू करने लगे कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो फिर क्यों वैज्ञानिक बन रहे थे वहां पर? अखिलेश जी, हम तो यह बात कह रहे हैं ना, वो तो नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो तो तथ्य के बगैर हवा में बहते हैं। वैज्ञानिक कैसे बोल रहे हैं बगैर रिपोर्ट के, और रिपोर्ट के अगेंस्ट में कैसे बोल रहे हैं? कार्यकर्ता सामाजिक नहीं। अखिलेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं इनसे ही पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी के शासन में उनके सबसे महत्वपूर्ण नेता दिग्विजय सिंह जी कोई अगर बयान दे आतंकवाद के समर्थन में, आतंकवादियों के समर्थन में दें, तो कांग्रेस कहती थी कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी या आरएसएस में या उनसे कोई संबंधित व्यक्ति नहीं भी हो, किसी ने जाकर के किसी पे काली पोत दी, बीजेपी का हो गया, किसी ने किसी को गाली दे दी, आरएसएस का हो गया। ये राजनीति, ये घटिया राजनीति चलनी नहीं चाहिए देश में। मुझे लगता है कि साहित्य, मैंने आपको बताया कि ये प्रॉक्सी बार, बड़े से बड़े नेता का बयान, ये उनकी निजी राय होगी, श्री प्रकाश जायसवाल जी की निजी राय होगी, दिग्विजय सिंह जी की निजी राय होगी, जयराम रमेश जी की निजी राय, उनके सारे जवाब दीजिए कि आपके नेताओं में अवस्थी जी कह रहे हैं और यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोल जाए, तो संगठन को आप उस पर डॉक्टर खड़ा करते हैं जिसका कोई संबंध भी नहीं है। हाँ, शोभा जी, ये आहत है अवस्थी साहब, आरएसएस के विचारक, ये कह रहे हैं कि हर चीज को आप मोदी साहब से क्यों जोड़ देते हैं? बिल्कुल इनका जवाब मैं दूंगी। सुनिए अखिलेश जी, एक वाक्य जोड़ दूं, तब शोभा जी उसका जवाब दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जोड़ दीजिए। सपा की सरकार रिपोर्ट में ये लिखती है, सीबीआई को संस्तुत नहीं करती है, मगर आजम खान यूनाइटेड नेशंस में जाने की बात करते हैं। उन्होंने इस देश को विश्वास दिलाया था कि बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं होगा, आरएसएस का कोई एजेंडा नहीं होगा, आप हमें सरकार में लाइए, केवल हम डेवलपमेंट करेंगे। और आज एजेंडा क्या है ये देखिए। आपके मंत्री, तमाम मंत्रियों के नाम हम गिना सकते हैं, योगी आदित्यनाथ से लेके तमाम, महेश शर्मा से लेके संगीत सोम से लेके तमाम मंत्री जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश के संविधान की शपथ ली है कि इस देश की रक्षा करेंगे। दिग्विजय सिंह 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। बयान देते हैं सांप्रदायिक जहर, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। चलिए शोभा जी, आप उनके दो नेताओं के नाम गिनवाएंगी। एक मिनट, ये यहाँ पर अवस्थी साहब, वहाँ से सुधांशु त्रिवेदी जी, दो वैज्ञानिकों, दो लोगों के नाम बता देंगे। लेकिन मेरा सवाल, एक मिनट, हम थोड़ा राजनीति से अलग हटकर भी चर्चा करते हैं। हाँ, राजनीति से अलग हटकर चर्चा करते हैं इस पूरे प्रकरण को। एक मिनट अवस्थी जी, बलराम शुक्ला जी हमारे साथ है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, आप आर्ट्स फैकल्टी में। देश के राष्ट्रपति सुधांशु जी बिल्कुल छोटे में अपनी बात रखिए, उसके बाद में बलराम शुक्ला जी से कमेंट लूंगा। पड़ता है बोलने के लिए। सुधांशु जी बहुत छोटे में, बहुत छोटे। एक वाक्य कह दूंगा। हाँ अखिलेश जी, मैं किसी नेता को कोट नहीं कर रहा हूं। 2005 में केरल की असेंबली ने मौलाना बद्री, जो कोयम्बटूर ब्लास्ट का मुख्य आरोपी था, तमिलनाडु के जेल में था, उसको छुड़वाने के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, पक्ष और प्रतिपक्ष ने मिलकर, कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिलकर। यहां तो पूरी पार्टी आ गई, संवैधानिक एपरेटस आ गया, व्यक्ति नहीं है। जवाब चाहिए कांग्रेस पार्टी से। जवाब आप लीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल बलराम शुक्ला जी से, देखिए सबके पास तमाम उदाहरण है राजनीतिक दलों के पास। मेरा आपसे ये सवाल है, अगर देश में बुद्धिजीवी तबका आहत है, क्या उसको सीधे ये कह के खारिज कर देना चाहिए कि कोई वामपंथी है, कोई कांग्रेसी है, कोई पाखंडी है, या सरकारों का यह कर्तव्य नहीं होता कि हाँ आप उनकी बात सुने? मुनव्वर जी साहब जैसे लोग भी जब सम्मान वापस कर रहे हैं, उनके बारे में कहा गया कि पीएमओ में उन्हें बुलाकर बात की जाएगी, वो बात कब होगी? मैंने जैसे पहले ही आपसे ये बात कही कि जो विद्वत्ता है, जो चाहे साहित्यकार हों, कलाकार हों, उनको अपना सम्मान करना चाहिए। उनको किसी भी एक पार्टी, जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है, वो उनकी दृष्टि में उनके लेवल की नहीं होती, बहुत क्षुद्र चीज होती है। तो फैज ने एक शेर कहा था कि दरबार में अब सतवत शाही की अलामत, दरबार का असा है कि मुसन्निफ की कलम है। तो मुसन्निफ जो है, रचनाकार, उसकी कलम, उसको दरबान का डंडा नहीं बनने देना चाहिए। वो अगर दरबान के डंडे की तरह प्रयोग कर रहा है उसको, तो वो निश्चित रूप से अपने आप को की तहकीर कर रहा है, अपने को छोटा बना रहा है। तो अगर ये लोग मानते हैं, जैसा कि वस्तुतः महसूस तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो मान रहे हैं कि देश में उन्माद है भी, तो उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अत्यंत
सुलझे हुए ढंग से उसका मुकाबला करें। और ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन उससे ज्यादा, जैसे कि मैं शुरू से ही उनको ज्यादा जिम्मेदार, उनको ज्यादा गौरववान मान रहा हूं। तो सरकार की शय में ये सब हो तो चुप बैठे साहित्यकार और बुद्धिजीवी इस देश के। साहित्यकार नहीं, देखिए साहित्यकार अगर एक पक्ष को आगे लेकर के चलेंगे तो वो उन्माद और बढ़ेगा। चलिए आखिरी कमेंट चाहूंगा मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा हम सुनते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, कुछ दरबारी जो साहित्यकार हैं या फिल्मकार हैं उनकी वजह से जो सही वाले हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं, उनकी आवाज भी नहीं सुन रही है सरकार? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस वक्त पूरा देश डरा हुआ है। 17 करोड़ मुसलमान डरे हुए हैं। आप डरे हुए हैं सर? क्रिश्चियन डरा हुआ है। साहब आप डरे हुए हैं इस वक्त? अपनी ये बात रख रहे हैं न्यूज़ 24 पर आके, आप डरे हुए हैं? मैं राजनीति से अलग एक बात करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले बिहार के दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिक की तरफ देखते हुए एक बात कही थी बार बार कि आपका खून क्यों नहीं खोलता, आपका खून क्यों नहीं खोलता, आपका खून। चलिए मेरे पास वक्त नहीं है ज़ौकी साहब, चर्चा लंबी हो सकती थी। आखिरी कमेंट सुधांशु त्रिवेदी जी, बिल्कुल छोटे में सर 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। अगर डर का माहौल है तो क्या आप इसको लेकर संजीदा हैं जैसा कि आरोप लग रहा है? बिल्कुल छोटे में सर, समय बिल्कुल नहीं है। डर का वो माहौल था, डर का वो माहौल आपातकाल में था जब ये शेर कहा गया था कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। और उस दौर में भी तमाम मेहमानों से सबके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए हमारे देश की जो पहचान है, विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये जो पहचान है वो नहीं मिटनी चाहिए।